नमस्कार। तो अक्सर एक बात निकल के आती है कि हमारे इंडियन फुटबॉलर्स यूरोप में क्यों नहीं खेलते। ये अक्सर एक ऐसा सवाल है जो हर किसी से आप सुन लेते होंगे, अरे हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते चैंपियंस लीग में वगैरह ऐसा। और कभी कभी आप लेकिन ये भी सुनते होंगे कि यार चलो यूरोप नहीं सही, एशिया में क्यों नहीं खेलते। एशिया में भी तो इतनी टॉप लीग है, सऊदी लीग, कोरिया लीग, जापान की लीग, बहुत सारी लीग्स हैं, तो इसमें भी क्यों नहीं खेलते। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि उसमें भी हम क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। क्योंकि देखिए यूरोप में जब हम जाते हैं तो एक सबसे बड़ा इशू आता है, वर्क परमिट वाला एक बड़ा लोचा है कि मिलता नहीं है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद सेकेंडरी प्रॉब्लम अलग है कि हमारा गेम उस लेवल का नहीं है, और वो सब एक अलग चीज़ है। वर्क परमिट सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो चलिए, लेकिन एशिया में तो हमको वर्क परमिट की प्रॉब्लम नहीं होगी ना। एशिया में तो हम एटलीस्ट जो कंट्रीज है उसमें खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर भी क्यों नहीं जाते। और देखिए एक पैसे की बात निकल के आती है कि यूरोप में जो है ना, बहुत जो लोअर डिवीजन्स होते हैं उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो हो सकता है कि कई इंडियन प्लेयर्स जो बोलते होंगे, अरे हमको इधर ही तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उधर क्यों जाए। एक ये थॉट है, ठीक है। अभी लेकिन एशिया में जो है सेकंड डिवीजन में भी अगर आप जाते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। मतलब सेकंड डिवीजन में भी आप 40-50 लाख रुपए तो कमा ही लोगे, है ना। तो आईएसएल में भी कई प्लेयर्स उतना ही कमाते हैं, बहुत जो टॉप प्लेयर्स है वो करोड़ों में जाते हैं, बाकी तो है ना 50-60-70-80 लाख तक वो भी कमाते हैं। तो मतलब पैसे तो इधर भी कमा सकते हैं। फिर भी क्या कारण है कि क्यों नहीं खेल रहे, हमारे एशिया में भी क्यों नहीं खेल रहे। अभी इसमें एक और कंसर्न ये भी आता है कि जैसे सऊदी प्रो लीग बहुत ज्यादा टॉप डिवीजन हो गया, उसमें शायद अपने प्लेयर परफॉर्म न कर पाए। जे लीग का जो फर्स्ट डिवीजन है वो बहुत टफ है, के लीग का जो फर्स्ट डिवीजन है वो बहुत टफ है, ईरान का जो गल्फ प्रो लीग है ना फर्स्ट डिवीजन वो बहुत टफ है, यूएई का प्रो लीग बहुत टफ है। तो चलिए इनमें नहीं, लेकिन वहां पे भी सेकंड डिवीजन में भी क्यों नहीं जा रहे, ये भी एक थॉट आता है ना। मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन में नहीं जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में तो जाओ ताकि आपका गेम इंप्रूव। तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं जा रहे, उसका मैं थोड़ा सा आपको खुलासा करना चाहूंगा कि कैसे वो बड़े कारण है, कैसे वो मेन रीजंस है जिसकी वजह से हमारे इंडियन प्लेयर्स उधर नहीं जा पाते। वो मतलब मेनली जो मेन कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्काउटिंग हो गया, वो सेकेंडरी है। मेन कारण उसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो देखिए एशिया की जो टॉप लीग्स है या उनके सेकंड डिवीजन भी हम कहें, उसमें हमारे प्लेयर्स को नहीं लेने का एक तो मेन कारण पता क्या आता है। सबसे एकदम सिंपल शब्दों में बोलूं तो मेन कारण यह आता है कि हमारे प्लेयर्स का गेम लेवल उतना नहीं है कि वहां के प्लेयर्स को आउट क्लास कर सके। ये सबसे मेन कारण है। अभी मैं आपको सिंपल सा एक वो बताता हूं, हमारे आईएसएल में क्या हम भूटान के प्लेयर ढूंढते हैं, एक हाथ तो आ गए वो एक अलग बात है, नेपाल के प्लेयर ढूंढते हैं नहीं ढूंढते, पाकिस्तान के प्लेयर ढूंढते हैं, क्या हम श्रीलंका या मालदीव के प्लेयर ढूंढते हैं, नहीं। हम एशियन कोटा पे कहाँ के प्लेयर ढूंढते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया साइड के या मिडिल ईस्ट साइड के, ताकि वहां के प्लेयर्स आए और हमारे प्लेयर्स उनके साथ रह के जो है गेम इंप्रूव कर पाए। हम उन कंट्रीज के प्लेयर नहीं ढूंढते हैं जहाँ के जो प्लेयर्स है हमसे भी थोड़े से वीक हो, है ना। अब हालांकि एक हाथ दो प्लेयर अगर आए आते हुए एक अलग बात है, जैसे नेपाल का एक प्लेयर हमारे ईस्ट बंगाल में आया था, भूटान का एक प्लेयर हमारे इंडियन लीग्स में खेलता है, तो वो एक एक्सेप्शनली वाले प्लेयर हो गए कि हाँ वो एक अलग क्वालिटी होगी उनमें, तो उनको ढूंढ लिया गया। लेकिन मोस्टली अगर केसेस में अगर हम देखते हैं तो हम जो कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड है, जहां का गेम ज्यादा अच्छा है, जहां के प्लेयर्स ज्यादा अच्छे, हम उन कंट्रीज के फॉरेन प्लेयर जो एशियन कोटे में उनको लेना चाहते हैं, ठीक है। और फॉरेन प्लेयर में तो हम यूरोपियन, साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन ऐसे प्लेयर्स को ढूंढते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो सेम चीज लागू होती है इन लीग्स में भी। इन लीग्स में भी तो भाई ये कोटा है, इन लीग्स में भी तो फॉरेन प्लेयर्स का एक है ना, एक लिमिटेशन है कि इतने प्लेयर्स को खिला सकते हैं। तो सेम चीज वहां पे भी आती है। तो वो उन्हीं कंट्री के प्लेयर लेते हैं जहां की लीग बहुत अच्छी हो, जहां के प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, जहां के प्लेयर्स लेके उनको ज्यादा फायदा होगा ही नहीं, तो ऐसे प्लेयर्स को लेते ही नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि एशिया की जो टॉप लीग्स है उसमें किस तरह के फॉरेन प्लेयर्स को पिक करते हैं, और एशियन कोटा में वो किस तरह के फॉरेन प्लेयर्स को पिक करते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों वो इंडियन प्लेयर्स को नहीं लेते हैं या साउथ एशियन प्लेयर्स को भी नहीं लेते हैं। सिंपल सा आप है ना यही बोल सकते हो। तो मैं आपको डिटेल में जो एशिया में जो टॉप लीग्स है उनके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब की फुटबॉल लीग के बारे में। तो यहां पर देखिए जो सऊदी प्रो लीग है इसमें 7 से 8 फॉरेन प्लेयर आप साइन कर सकते हैं, और यहां पर अभी उनकी लीग में कोई एएफसी कोटा पे प्लेयर साइन वो नहीं करते। जो क्लब जो एएफसी चैंपियंस लीग में खेलने वाला रहता है उसमें वो लोग जो है एएफसी कोटे का प्लेयर साइन करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं मुश्किल से 1-2 टीम में जो है एएफसी के प्लेयर है, बाकी पूरे फॉरेन प्लेयर वो खिलाते हैं। और उसके बाद अगर आप सेकंड डिवीजन की बात करें तो सेकंड डिवीजन में ओनली 4 फॉरेनर्स अलाउड है, और सेकंड डिवीजन में आप देख सकते हैं भाई वो एशियन प्लेयर तक साइन नहीं करते हैं, बस बाहर के जो फॉरेन प्लेयर्स है उनको साइन कर रहे हैं, एशिया के तो प्लेयर वो साइन ही नहीं कर रहे सेकंड डिवीजन में। तो कुल मिला के उनका क्या सोचना चल रहा है कि उनकी लीग में एकदम टॉप प्लेयर्स को खिलाए ताकि उनके प्लेयर्स ग्रो करें उनके साथ रह के। फिर उसके बाद अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फुटबॉल की बात करते हो, देखिए यहाँ पे जो यूएई प्रो लीग है उसमें सेम टू सेम है जैसा सऊदी प्रो लीग में होता है, सेम टू सेम वही उसी तरीके से वहां पे फॉरेन प्लेयर साइन किए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं सेकंड डिवीजन यूएई के सेकंड डिवीजन की, तो वहां पर कितने ही फॉरेनर साइन कर सकते हैं, लेकिन वो केवल 2 फॉरेन प्लेयर ही साइन करते हैं, और वो भी वो एशिया के बाहर की करते हैं मोस्टली। तो यूएई में भी आप देख सकते हैं कि वहां पे इंडियंस का खेलना कितना मुश्किल है। सेकंड डिवीजन में तो भाई 2 साइन करते हैं, वो भी बाहर के, है ना, एशियन भी नहीं ले रहे।
तो वहां पे बहुत मुश्किल है। तो यूएई हो गया, सऊदी हो गया, यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स का जाना कितना मुश्किल है आपको पता है। एक्सेप्शनली आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होना चाहिए पूरे एशिया के टॉप प्लेयर्स में से एक, तो आपका चांस बन रहा है वहां जाने का, वरना तो आप नहीं पूछेगा कोई आपको। उसके बाद अगर आप ईरान की लीग की बात करते हो तो ईरान की जो प्रो लीग है वहां पर भी 3+1 फॉरेन रूल है, जिसमें 3 प्लेयर फॉरेन के खेल सकते हैं और एक एशियन कोटे का प्लेयर खेलना कंपलसरी है। तो इसमें आप एशियन कोटे में आप देख सकते हैं ईरान में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इराक, इन्हीं कंट्रीज के प्लेयर को साइन किया गया है। बाकी किसी भी कंट्री के प्लेयर को उन्होंने साइन नहीं किया, बिकॉज यहाँ की लीग में उनको थोड़े से फिजिकली गुड प्लेयर भी चाहिए, तो वो लोग उन्हीं कंट्री के प्लेयर को भी ले रहे हैं जहां के प्लेयर्स यहाँ की लीग में अडॉप्ट कर पाएंगे। और अगर ईरान के सेकंड डिवीजन की बात करें कि क्या इंडियन प्लेयर वहां की सेकंड डिवीजन में खेल सकते हैं क्या, तो भाई वहां की टीम में आप देखिए पूरे ईरान के प्लेयर खेलते हैं सेकंड डिवीजन में, तो आपका चांस ही नहीं है ना। तो ईरान में भी आपका चांस गया। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि क्या हम कोरिया की लीग में खेल सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में संदेश झिंगन का ऐसा सुनने में आया था कि कोरिया की लीग से उनको ऑफर आया था, तो क्या हम कोरिया की लीग में भी जा सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो देखिए कोरिया में फॉरेन प्लेयर के लिए मोस्टली ब्राजीलियन प्लेयर्स को लिया जाता है। हर क्लब में आप देख सकते हैं, हर क्लब में ब्राजीलियन ही दिख रहा है आपको, ठीक है। और जो एशियन कोटा है, एशियन कोटा में वो लोग मोस्टली जापान, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के प्लेयर को ही ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनकी लीग जिस स्टैंडर्ड पे वो एकदम टॉप प्लेयर्स को ही लेते हैं एशिया के भी, तो वो उन्हीं कंट्रीज के प्लेयर को ले रहे हैं जो एकदम एशिया में टॉप है, ठीक है। तो के लीग जो है कोरिया की फर्स्ट डिवीजन, उसका मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड डिवीजन का मैं आपको बताता हूं कि कोरिया की क्या सेकंड डिवीजन कैसी है। तो देखिए सेकंड डिवीजन में कोरिया में 2 कोटे बना रखे, एएफसी कोटा भी है और एक एशियन कोटा भी है। तो एएफसी कोटा में तो भाई वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के नीचे उतर ही नहीं रहे, वहीं के प्लेयर ले रहे हैं। और जो एशियन कोटा है इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया ऐसी कंट्रीज के प्लेयर की हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। तो आपके दिमाग में आता रहा ये इंडोनेशिया, वियतनाम के प्लेयर्स कैसे कोरिया में खेल रहे हैं, तो वहां पे कोटा है एशियन प्लेयर्स के लिए, इसलिए वो लोग है ना वो वहां पे कोरिया में जाके खेल लेते हैं। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि हमारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के काफी लोग खेलते हैं, हमारे क्यों नहीं चले जाते वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया में भी भाई काफी दिक्कतें हैं इंडियन प्लेयर्स को लेकर। तो देखिए सबसे पहले तो एकदम फॉरेन प्लेयर्स को खिलाते हैं, यूरोपियन, साउथ अमेरिकन ऐसे प्लेयर्स को खिलाते हैं, और वहां पे एक्जैक्टली एएफसी कोटा को फॉलो भी नहीं किया था वहां की लीग में। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लीग में एक नॉन वीजा फॉरेनर वाला एक कोटा डाल के रखा है, यानी कि जो प्लेयर्स ड्यूअल सिटीजनशिप वाले हैं, जिनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, ऐसे प्लेयर्स का कोटा एक अलग रखा उन्होंने। तो उस कोटे में वो कुछ एशियन प्लेयर को खिला देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में रेलीगेशन प्रमोशन वाली लीग ही नहीं होती, तो नीचे के लोअर जो डिविजन होते हैं उनके वहां पर तो इंडियन प्लेयर्स जाने से रहे, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जाते हमारे प्लेयर्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जापान की कि जे लीग में हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं आते, मतलब सेकंड डिवीजन में भी या फर्स्ट डिवीजन में भी, क्योंकि आपने सुना है कि जे लीग 2 का एक ऑफर हमने सुना था आकाश मिश्रा के लिए, तो वहां पर भी हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं आते उसका भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि उसके पीछे भी क्या कारण है। तो देखिए सबसे पहले तो जे लीग में फॉरेन प्लेयर्स के साइनिंग पे कोई लिमिटेशन नहीं, कितने ही प्लेयर्स है ना साइन कर सकते फॉरेन के। अब उसके बाद उन्होंने एशियन प्लेयर को साइन करने के लिए क्या कर रखा है कि उनके जे लीग के कुछ पार्टनर्स कंट्री है, तो जब भी उनको कोई एशियन प्लेयर चाहिए होता है तो उस कंट्री में से किसी प्लेयर को ले लेते हैं। तो उनके जे लीग की पार्टनर कंट्री कौन सी है, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और कतर। तो ये जे लीग की पार्टनर कंट्रीज है। तो आपने देखा होगा है ना कि कई थाईलैंड के प्लेयर क्यों खेल रहे जे लीग में, तो इस वजह से खेल पाते क्योंकि जे लीग के साथ उनकी कंट्री की पार्टनरशिप है। तो यहाँ के कुछ प्लेयर्स को ग्रो करना है तो वहां चले जाते खेलने के लिए। जापान के कुछ प्लेयर्स है वो यहाँ इनकी कंट्रीज में खेलने के लिए इजीली आ जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ पार्टनरशिप कर रखी है और ऐसे उनको जो प्लेयर्स है एक दूसरे की कंट्रीज में खेल पाते इजीली, ठीक है। और सेम टू सेम वहां का जो जे लीग 2 है उसमें भी सेम चीज फॉलो होती है। तो इसलिए जब उनको कोई एशियन प्लेयर चाहिए होता है तो वो इन कंट्रीज से ले लेते हैं, तो उनको एशियन कोटे को पूरा करना है अगर, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो आपको अब समझ में आ गया कि क्या दिक्कतें होती है, मतलब क्या मेन प्रॉब्लम्स है कि ये जो कंट्रीज है एक तो वो लेना नहीं चाहती है ना, लोअर जो है ना लोअर ग्रेड वाले प्लेयर्स है उनको लेना नहीं चाहती। और इंडियन प्लेयर्स इतने एक्सेप्शनली इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं, अभी आपको ही पता है इतना भी हमारे प्लेयर्स का लेवल नहीं है कि वो जे लीग की कोई क्लब को अट्रैक्ट कर सके। ये सब चीजें है ना, सिंपल सी बात यही है। तो जो पैसा वैसा ये कोई दिक्कत नहीं है, मेन रीजन यही है कि वहां पे कई जो है वो एएफसी कोटा को फॉलो नहीं करते उनकी लीग में, तो एशियन प्लेयर लेना उनके लिए कंपलसरी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे प्लेयर्स का लेवल नहीं है कि वो हम अट्रैक्ट कर पाए कि जे लीग का, सऊदी प्रो लीग का या ए लीग का क्लब आगे से डिमांड करे कि हमको ये चाहिए, हमको ये वाला प्लेयर हमारे क्लब में चाहिए। तो हमको भी थोड़ा सा वक्त लगेगा कि हमारे प्लेयर्स के लीग हो गया, जे लीग हो गया, ए लीग हो गया, सऊदी लीग हो गया, है ना, यूएई लीग, इनमें हम जाएं तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। देखिए हमारे प्लेयर्स अदर कंट्रीज में फिर भी जा सकते हैं, कई जो उज्बेकिस्तान की लीग हो गई या ऐसी कई लीग्स हैं अदर उनमें भी जा सकते हैं, तो उनमें भी एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट थाई लीग में भी ट्राई करना चाहिए, इंडोनेशिया की लीग में भी ट्राई करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा एक्सपोजर मिले ना हमारे प्लेयर्स को। और धीरे धीरे फिर ये भी समझ में आए कि हाँ इंडियन जो प्लेयर्स हैं ये एशियन जो लीग्स हैं उनमें खेलना पसंद कर रहे हैं, तो ताकि जो अदर कंट्रीज है टॉप लीग्स वो भी उनके एजेंट्स के साथ हमारे कॉन्टेक्ट बने, फिर वो भी हमारे प्लेयर्स के ट्रांसफर करने में थोड़ा सा है ना इंटरेस्ट दिखाएं।
तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं आपको एशियन लीग्स में भी दिखते नहीं है। तो पैसा इज नॉट द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा सेकंड डिवीजन में भी भाई 40-50 लाख रुपए मिल रहा है, तो 40-50 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, आराम से उसमें भी खेल सकते हैं। और ऐसा तो बोल नहीं रहे जिंदगी भर वहीं खेलना है, 2-3-4-5 सीजन खेलने की बोलते हैं ना, 2-3-4 सीजन खेलो, गेम इंप्रूव करो, फिर वापस इंडिया में आके खेल लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एटलीस्ट उससे हमको इंडियन टीम के हिसाब से फायदा होगा ना, कि वहां कॉम्पिटेटिव लीग में जब प्लेयर खेल के आएगा तो डेवलप होके आएगा, तो इंडिया टीम से जब खेलेगा तो तगड़ा खेलेगा। तो ये सब चीजें आती है। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्यों हमारे इंडियन प्लेयर्स एशियन लीग्स में नहीं दिख रहे हैं, और कैसे दिखेंगे इसके ऊपर भी बता दी कि हमको थोड़ा सा ग्रो करना है और थोड़ा प्लेयर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमको दिखना चाहिए, प्लेयर्स के अंदर क्वालिटी, तो आपको दिखेंगे। सिंपल सी बात है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और हम इसी तरह के और अदर वीडियोस के टॉपिक्स लेकर आएंगे और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ताकि आपकी भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़े, ठीक है। तो इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।